तो फ्रिक्शन में आज हम लोग एच.सी. वर्मा के बहुत अच्छे सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक लेवल के सवाल हैं जो हर फ्रिक्शन पढ़ने वाले बच्चे को आना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सवाल जेईई मेंस लेवल की तरफ बढ़ते जाएगा और जहां तक आज हम लोग पहुंचेंगे वो आखिरी दो सवाल 2 ब्लॉक प्रॉब्लम और 3 ब्लॉक प्रॉब्लम के प्योरली जेईई एडवांस लेवल पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिख रहा है अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस। पहले इतने बात का मीनिंग समझते हैं। एक ब्लॉक है और वो कहाँ रखा हुआ है? इंक्लाइंड सरफेस पे। डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम्हारा मोटो ये होना चाहिए कि हम एक डायग्राम बना लें। जैसे ही मुझे इतना बात पता चला, देखिए हमने इंक्लाइंड सरफेस बना लिया जिसका कुछ इंक्लिनेशन होगा और इसके ऊपर एक ब्लॉक भी बना लिया। ठीक है, आगे चलिए। ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इस ब्लॉक का कुछ मास होगा तो हमारे दिमाग में अभी से ही ये चलना शुरू हो जाना चाहिए कि इस ब्लॉक का एफबीडी कैसा होगा। इसका वेट mg नीचे लगेगा, इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। mg का अगर दो कंपाउंड ब्रेक करना रहा तो एक कंपाउंड दर mg cos थीटा जो कि mg √3/2 होना है और इधर की तरफ mg sin थीटा जो कि mg/2 होना है। ये कैलकुलेशंस दिमाग में चलनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर। ये कितना डिस्टेंस चल रहा है? 8 मीटर डिस्टेंस चल रहा है इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। और ऐसा चलने में तो कितना समय लग रहा है? जैसे हम लोग ये लिखेंगे इसका मतलब कि हमें इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी, हमें इस ब्लॉक द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। आगे जरूर से जरूर कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। s = ut + ½ at²। ये तीनों वैल्यूज देख के मुझे ये इक्वेशन याद आना चाहिए। s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है और मुझे ये भी याद आना चाहिए कि मैं अगर इसमें पुट कर दूं s का वैल्यू 8, ut का वैल्यू 0, हाफ एक्सलेशन तो हमें निकालना है और t² 4 तो a का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर। मतलब इस ब्लॉक का एक्सलेशन मुझे दिया हुआ है कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है कि जो गिवन डेटा है उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसको लिखते चलिए। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है? जब कोई ब्लॉक स्लाइड करता है तब जो उस पर फ्रिक्शन लगता है। ये ब्लॉक नीचे एक्सलेट कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जिसका हम लोग फॉर्मूला लिखे थे म्यू इनटू एन। तो इसमें जो ये म्यू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो, तब उस पर फ्रिक्शन म्यू इनटू एन के बराबर लगता है और उस वाले म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्लाइड करते हुए बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कहीं कहीं इसमें म्यू के भी लिखा जाएगा। यही आपको बताना है, म्यू का वैल्यू बताना है। तो चलिए इस ब्लॉक का एफबीडी तो हमें ध्यान में है ही। इस ब्लॉक का एफबीडी हम लोग बना लेते हैं। इसका वेट mg नीचे लगेगा जिसके दो कंपाउंड होंगे, इधर की तरफ mg/2 mg sin थीटा और इधर की तरफ इधर नॉर्मल बोलो और फ्रिक्शन तो इधर लग ही रहा है क्योंकि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है इसलिए इस पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और क्योंकि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का लग रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है तो इसके लिए नीचे की तरफ इक्वेशन लिखिए। ये है mg/2 और ये कितना है? और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो ये फोर्स हमें पता है म्यू इनटू √3mg/। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ ये नीचे आ रहा है ना तो क्या लिखेंगे नीचे की तरफ इक्वेशन? mg/2 माइनस वो फोर्स म्यू √3mg/2 = मास इनटू एक्सलेशन 4m। देखिए कुछ कटेगा क्या?
कुछ कटेगा क्या, ये m m m कटा। g की वैल्यू हम लोग सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है 5 माइनस 5√3 म्यू इज इक्वल्स टू 4। इस 4 को इधर भेज दीजिए और 5√3 म्यू को उधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू 5√3 म्यू। देयरफॉर म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। और अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा जितना भी आना होगा, इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, जो भी आना होगा आ जाएगा अपना। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज द ब्लॉक ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद 4 न्यूटन। मतलब अब आप क्या करिए, सपोज करिए कि जो पिछले वाला ब्लॉक है इस पर फोर्स लगा रहे हैं और किधर की तरफ, डाउन द इंक्लाइन, कितने से, तो अगर मैं इधर 4 न्यूटन और लगा दूं तो अब इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, mg/2 प्लस 4, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस ये वैल्यू इज इक्वल्स टू मास इनटू, बनेगा ना। तो अब इक्वेशन बनेगा हमारा mg/2 प्लस 4 माइनस √3 mg म्यू बाई 2, ये था, इज इक्वल्स टू मास इनटू। अब एक्सेलरेशन पहले जितना नहीं रहेगा, क्योंकि अब नीचे और फोर्स लगा रहे तो एक्सेलरेशन अब बदल जाएगा, तो ये नया एक्सेलरेशन होगा, a डैश मान लेते हैं। हाउ फार इट विल मूव इन 2 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ इट्स मास इज 4 kg। अब m का वैल्यू आपको दे दिया है 4 kg, और अब पूछ रहा है बताइए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ut प्लस ut 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ut 0 हो गया हाफ इनटू, अगर a पता चल जाए हम लोग को, जो कि अब a डैश होगा, इनटू t²। t का वैल्यू कितना है, 2, मतलब 4 सेकंड। तो 2a डैश निकालना है बेसिकली, a डैश निकल जाए तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और a डैश निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। m का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू 10 40/2 कितना हो गया, प्लस 4 माइनस √3/2 इंटू mg का वैल्यू हो गया 40, और म्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। म्यू प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम से डेटा उठा सकता है। म्यू का वैल्यू कितना निकाले थे, 1/5√3 इज इक्वल्स टू 4a डैश। तो इसमें काटपीट करिए, देखिए क्या क्या कटेगा। ये √3 से ये √3 कटा, 5 दूनी 10 से 4 बार में कटा, और ये 4 माइनस 4 भी कटा, तो 20 इज इक्वल्स टू 4a डैश। तो a डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रख दीजिए 5 दूनी 10 मीटर आंसर। क्या बात समझ में आ गई? आप लोग जब लिखें तो ध्यान रखें आप सिर्फ क्वेश्चन लिखें, सॉल्यूशन को मत छापें, ठीक है। हम आपको बता दिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आप लिखते वक्त सिर्फ क्वेश्चन लिखें और खुद से उसको सॉल्व करें, बाकी सॉल्यूशन तो आप दे जानेंगे कैसे बनना है। पहली बार में नहीं बनना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम में आप जान गए कैसे सॉल्यूशन करना है, फिर आप छाप के बनाइएगा तो फिर फायदा नहीं, फिर आप खुद से बनाइए तो फायदा है। आगे चलिए, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree। इतना बात हम सुने और अपना एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि एक ब्लॉक है 2 kg का, कहां पर रखा हुआ है, रफ इंक्लाइंड प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन, तो तुरंत से इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे इस तरह से, तुरंत से इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे, इसका इंक्लिनेशन दिखाएंगे कितना, 30 डिग्री, और इस पर एक ब्लॉक लगा देंगे कितना, 2 kg का। और वो सारी बातें हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए कि इसका वेट 20 न्यूटन नीचे लगेगा, जिसका 20 sin 30 मतलब 10 न्यूटन इधर, और 20 cos 30 मतलब 10 √3 न्यूटन इधर, नॉर्मल इधर, अगर ये नीचे आए तो फ्रिक्शन पीछे, म्यू इनटू n के बराबर चल रहा है, तो रुका हुआ है तो जितना इधर लग रहा है उतना ही उधर फ्रिक्शन लगा के रोक लेगा। Find the magnitude of force parallel to incline needed to make the block move up। पहले लोग पहला केस चल रहा है
कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना है तो कितना फोर्स मुझे लगाना है, ठीक है। और कैसे लगाना है, पैरेलल टू इंक्लाइन, ऐसे। ये फोर्स कितना होगा, ए पार्ट में पूछा जा रहा है, ये फोर्स कितना होगा ताकि ये ब्लॉक किधर जाए, किधर जाए, अप द इंक्लाइन, किधर जाए, मतलब मैं चाहता हूं ये ब्लॉक किधर जाना चाहिए। पहले हम लोग देखते हैं कि ये ब्लॉक किधर जाता अगर एफ नहीं होता तो, ये सब फोर्स भूल जाएगी। चलिए बनाइए एफबीडी इसका। इसका वेट mg 20 न्यूटन नीचे, उसका इधर की तरफ कंपाउंड कितना हो गया 10, इधर 10√3, इधर नॉर्मल जिसका वैल्यू 10√3 होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2 और एन का वैल्यू है 10√3। तो ये हो गया 2 इंटू √3 होता है 1.7, तो 3.4 न्यूटन। 3 मतलब जरा समझिए, अगर आपसे पूछता कि ये ब्लॉक है, अगर फोर्स नहीं लगा रहा है तो इस ब्लॉक की क्या स्थिति होती, तो आप कहते हैं सर इस पर देखिए नीचे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और इसको रोकने वाला फ्रिक्शन कितना है, क्या ये ब्लॉक रुकेगा, ये क्या होगा, नीचे स्लाइड कर जाए। नीचे कितने से, 10 माइनस 3.4, ये हो गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2। बोलो, अब आपसे बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है, उनमें से एक दो बात यहां पूछा गया, लेकिन मैं एक दो बात और पूछता हूं इसमें। मैं पहला बात इसमें आपसे ये पूछ सकता हूं, ये नहीं लिखते हैं, इसको मैं सी नाम देता हूं। फाइंड एफ मिनिमम। तो अभी इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, अगर एफ नहीं लगाए तो नीचे, क्योंकि नीचे 10 लग रहा है, नीचे 10 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को नीचे चलाना चाह रहा है, और रोकने वाला कितना है, तो 3.4 लग भी जाएगा, तो भी इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है। तो मैं आपसे अगर ये पूछा जाए फाइंड एफ मिनिमम टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो सुनिएगा, यहां पे क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पे आपको एफ मिनिमम निकालना है, किस चीज के लिए, प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको बताना चाह रहा है कि इस ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, मतलब ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगाओगे, ऊपर। किधर लगाओगे, तो इस केस के लिए अगर हम डायग्राम बनाते तो ये इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक, और इस पर कहते कि देखो 10 न्यूटन mg sin थीटा वाला लग रहा है, और इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, डाउन है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा 3 और अभी भी ये नीचे स्लाइड हो जाएगा, तो इसको नीचे स्लाइड होने से रोकने के लिए हमें फोर्स F लगाना पड़ेगा, F1 नाम के इसको, और ये F1 कितना होगा, तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स कितना है F1 प्लस, और नीचे तो F1 प्लस 3.4 इज इक्वल्स टू 10, तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 6.6, ये फोर्स होता है मिनिमम फोर्स टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। लेकिन आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना फोर्स लगाएं टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। अब ये स्टेटमेंट आपको बताना चाह रहा है कि ब्लॉक को किधर ले जाना है, ऊपर, और अगर ब्लॉक को ऊपर ले जाना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो इस बार फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और पूरा 3.4 लगेगा, तभी ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है। बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम ताकि इसको ऊपर ले जा सके, 13.4 से जस्ट थोड़ा ज्यादा, 13.4 लगाओगे तो रुका रहेगा, उससे जस्ट थोड़ा ज्यादा लगा देंगे तो 13.41 या 13.400001। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, f का वैल्यू कितना, इसको f2 कहते हैं, कितना होगा, क्या बात समझ में आया। इस क्वेश्चन में ब्लॉक को ऊपर स्लाइड करवाना है, इसलिए फ्रिक्शन किधर लगा, और इस केस में ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था, इसलिए फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सिचुएशन के अनुसार बदल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंक्लाइंड प्लेन देखें और हर केस में फ्रिक्शन पीछे लगा दिए।
आपको सिचुएशन देखना होगा, ठीक। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो पूछा है वो बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना फोर्स चाहिए टू मूव डाउन द इंक्लाइन। चाहिए ही नहीं, फोर्स हम क्यों लगाएंगे? अगर फोर्स नहीं लगाए तो ही तो ब्लॉक चल जाता ना डाउन। भाई नीचे लग रहा था 10 और रोकने वाला कितना था? तो बिना कोई फोर्स लगाए ये ब्लॉक क्या चल सकता है? नीचे आ सकता है। इसको नीचे लाने के लिए कोई फोर्स चाहिए था? ऊपर ले जाने के लिए फोर्स चाहिए, है ना, लेकिन नीचे लाने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। नीचे लाना है तो अपने आप छोड़ दीजिए उसको। नीचे 10 लग रहा है, फ्रिक्शन 3.4 ऊपर लग जाएगा और ये ब्लॉक किधर आ जाएगा। तो नीचे लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? कोई फोर्स नहीं। लेकिन नीचे आने से रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? दोनों फर्क है, समझ पा रहे हैं? ये क्या है? नीचे आने से रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, और ये क्या है? नहीं, ये सेकंड वाला, नीचे आने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो चाहिए नहीं, अपने तो आ रहा है। समझ गया ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6। मतलब ये जो प्रॉब्लम 6 है इसके पार्ट ए को, कि अप द इंक्लाइन मूव कराना है, इसको रिपीट करिए। क्या चीज के लिए? इफ पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू इंक्लाइन। क्या कह रहा है? अब अगर डायग्राम बनाए थोड़ा सा हम लोग अच्छे से, तो इस सवाल में कह रहा है कि ये देखिए इंक्लाइन प्लेन है अपना, ये अपना इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, और इस पे एक ब्लॉक लगाया है जिसका मास कितना है, और इस पर जो हम लोग पुश लगा रहे हैं, पुश फोर्स, वो हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा, थोड़ा सा और ऊपर ऐसे लगा रहे फोर्स, ठीक है। ये फोर्स F है। इसे FBD बनाइए, और क्या करना है? बॉडी को किधर ले जाना है? पार्ट ए रिपीट करना है आपको, ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो FBD बनाइए। हम लोग कहेंगे ये एंगल थीटा, ये दिया हुआ था शायद 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 है। तो ये वाला जो F है, ये वाला जो F है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा ना जी। ये एंगल भी कितना होगा? 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस F के दो कंपोनेंट होंगे। इस F का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, कितना? F cos 30, और दूसरा ऐसे होगा F sin। पहले इनको लिख ले, F cos 30, तो cos 30 √3/2 हो जाएगा। ये हो गया F √3/2, और F sin 30 ऐसे, तो ये कितना हो गया? F/2। बोलो ठीक है? ये फोर्स सबको समझ में आ रहा है? और कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो पहले इसके mg वाले लिख लेते हैं। तो 20 न्यूटन ऐसे, जिसके दो कंपोनेंट इधर की तरफ 20 cos 30, 20 cos 30 होता है ना वाला ना, 10 √3, और इधर वाला 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया नॉर्मल ऐसे। और इस ब्लॉक को किधर ले जाना है? तो फ्रिक्शन नीचे, और ऊपर ले जाने के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम लगना पड़ेगा, कितना? म्यू इनटू n। तो पहले तो हम लोग को n निकालना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में? n। और इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 10 √3 प्लस ये भी लग रहा है F/2, ये भी लग रहा है। ये n की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी? और ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? म्यू शायद दिया हुआ था 0.2 into n, 10 √3 प्लस F/2। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 2 √3 प्लस 0.1 F, ठीक है। ये फ्रिक्शन का वैल्यू। अब इस ब्लॉक को मुझे किधर ले जाना है? ऊपर। तो ऊपर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? ये F √3/2, यही तो इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा है। और इसको नीचे लाने वाला फोर्स कौन कौन सा है? ये 10, और ये फ्रिक्शन। मतलब अगर ऊपर ले जाना है तो इस F √3/2 का वैल्यू, जो ऊपर ले जाने वाला फोर्स है, वो नीचे लाने वाले फोर्स से जस्ट क्या हो? हम लोग वही बराबर लेके चल रहे हैं।
टू मूव अप f √3/2 शुड बी ग्रेटर देन किसका, नीचे लाने वाला कौन कौन सा है, 10 प्लस जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हम लोग थोड़ा सा कलाकारी कर रहे हैं यहाँ। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.85 होगा ना जी। ये लिखा हुआ है 0.85 है, हम लोग इक्वल टू केस लेके चल रहे हैं, मिनिमम निकाल देंगे इसका वैल्यू 10 प्लस ये तो म्यू एन फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, ये तो फ्रिक्शन लिखा हुआ है, ये तो फ्रिक्शन लिखा हुआ है, फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके कितना 2√3, तो √3 1.7 into 2 3.4 प्लस 0.1 है, तो वो इधर भेज देती, कितना हो जाएगा 0. इज इक्वल्स टू 13.4, 7.5 का मतलब 3/4 होता है, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13.4 into 4/3। ये कटेगा क्या, नहीं, तो रफली काटते हैं ना, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 फिर 3 चौके 12 नहीं 6 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा f का वैल्यू 6 चौके 24 के 4 हाथ मेरा 2, 4 चौके 16 2 हाथ मेरा 1, 4 चौके 16 1, तो लगभग 17.84 या 18 के आसपास आंसर आएगा। क्या आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17 पॉइंट ही दिया हुआ है, 17.5 दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए, आई बात समझ में। अगला सवाल एक बहुत थ्योरेटिकल सवाल था 10 नंबर, सो दैट लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, जहां पे लैम्डा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। तो ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि अगर ये टेबल हो और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ हो, अगर इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ हो इस तरह से, इस टेबल पे अगर एक ब्लॉक रखा हुआ हो इस तरह से, तो इस ब्लॉक पर mg तो नीचे लगता है। अगर इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर हो तो इस ब्लॉक पर टेबल 2 फोर्स लगाता है, एक नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन का वैल्यू बदलते रहता है, 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच बदल सकता है। तो किसी इंस्टेंट पे इसका वैल्यू अगर f है तो ये टेबल नेट कितना फोर्स लगा रहा है, अगर वो नेट रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स पूछा जाए आपसे तो वो हम लोग निकालते हैं, ओरिजिन से ऐसे मिला दीजिए, तो ये कहलाता है क्या, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स R, और ये लेंथ कितना है f, और इस वाले एंगल को कह रहा है कि लैम्डा लिखिए, सो क्या लिखिए लैम्डा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि tan लैम्डा क्या होगा f/n, बोलो, और हम लोग कहे थे कि लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है अगर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम, अगर ये फ्रिक्शन, लेकिन यहां मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, आपको ये इनइक्वालिटी लाना है, तो आपको लैम्डा चाहिए ना, तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा किससे छोटा होता है, म्यू इनटू n से। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप इस n को इधर भेज दीजिए तो f/n लेस देन इक्वल टू क्या कहलाएगा, म्यू, और f/n के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan लैम्डा लेस देन इक्वल टू, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। देखिए ये बात कैजुअल लग रहा है आपको जो हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक बात ध्यान रखना, जब भी tan उधर जाता है इनइक्वालिटी के, या साइन उधर जाता है, तो इनइक्वालिटी में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि tan और sin इंक्रीजिंग फंक्शन है, उनकी वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है, sin 0 0 होता है, sin 30 हाफ होता है, sin 45 1/√2 होता है, 1/√2 0.7 कहलाता है। तो sin बढ़ता है, tan भी बढ़ता है 0 से 90 में, लेकिन cos, तो अगर यहाँ cos लैम्डा लेस देन इक्वल टू म्यू होता और लैम्डा लिखते तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स म्यू लिखना होता,
लेकिन साइन और tan में इनइक्वालिटी चेंज, इस बात का ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ गए? तो ये प्रूफ हो गया। अगला सवाल है कि म्यू का वैल्यू 4/√3 है, सॉरी म्यू का वैल्यू 4/3 है। फाइंड थीटा मैक्स, और थीटा मैक्स क्या है? मैक्सिमम इंक्लिनेशन किसका? ऑफ रोड, so that once hard brakes are applied the vehicle going down at 36 km/h stops in 5 meter। क्या मतलब हुआ इसका समझते हैं पहले। सबसे पहले तो एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, जिसके आपको मैक्सिमम इंक्लिनेशन का वैल्यू बताना है, थीटा का वैल्यू बताना है। और वो थीटा किस कंडीशन पे है कि अगर एक व्हीकल नीचे आ रहा है कितने इनिशियल वेलोसिटी से, 36 km/h। हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, 36 × 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? तो ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी दूरी में? 5 मीटर। 5 मीटर में ये रुक जाना चाहिए। मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए वो हम लोग बता सकते हैं। बोलो, v पता है, u पता है, s पता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v² - u² / 2s होता है ना जी। v² हो गया 0 - u² हो गया 100/2 टाइम ऑफ 5 10। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? -10 मीटर पर सेकंड। और इस ब्लॉक का अगर एफवीडी आप बनाएं, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा? तो mg के दो कंपोनेंट, mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल ऊपर, और ब्रेक लगा है इसलिए फ्रिक्शन पीछे। ब्रेक लगाने पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, और ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन, कोई फोर्स पीछे लगना चाहिए, तभी तो इसका वेलोसिटी घट रहा है। अगर फ्रिक्शन आगे लग जाए तब तो mg sin थीटा भी आगे, फ्रिक्शन भी, फिर तो एक्सलेट कर जाएगा आगे की तरफ, रुक थोड़ी सकता है। और हार्ड ब्रेक लगाए मतलब पूरा फ्रिक्शन, म्यू × n। म्यू का वैल्यू 4/3 और n का वैल्यू mg cos। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a मान लिया जाए, जो कि निकाल चुके हैं, तो उसके लिए फिर से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसका मास m, इसके लिए नीचे की तरफ इक्वेशन लिखिए क्योंकि नीचे जा रहा है। क्या इक्वेशन लिखेंगे नीचे की तरफ? mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू म्यू, अच्छा म्यू तो लिख दिया 4/√3 mg cos थीटा, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब -10m। तो इसमें देखिए ये 10m लिखा हुआ है ना, और ये 10m कट गया ना, तो बचा sin थीटा, ये 3 इधर भेज दिए, तो 3 sin थीटा -4 cos थीटा इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू, अब इस माइनस को भी इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 4 cos थीटा -3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3। जब भी आपको मैथमेटिक्स का ऐसा इक्वेशन दिखे जिसमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो, तो उसके बारे में 2-3 बात याद रखिए। ये एक इक्वेशन, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बेसिक मैथ्स थोड़ा सा बता रहा हूं। अगर y इज इक्वल्स टू ऐसा लिखा हुआ इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस इक्वेशन का भी एक और सवाल में इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है कोई, ये बड़ा स्पेशल इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है, y मैक्सिमम जो होता है वो होता है √ साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है? और ये y मैक्सिमम कब होता है? जब एट tan थीटा, जब tan थीटा का वैल्यू कितना हो, tan थीटा होता है sin बाय cos ना, तो sin का कोएफिशिएंट कितना है? a, और cos का कोएफिशिएंट कितना है? b। मतलब जब tan थीटा a बाय b के बराबर हो तब y मैक्सिमम होता है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे? मैंने तो आपको ये याद करवा दिया और फिजिक्स में इतने का काम है।
आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव 0 हो। तो इसको डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी थीटा 0 पुट करिए, देखिए tan थीटा का ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। और tan थीटा अगर आपको पता है, अगर tan थीटा, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ट्रायंगल बना के sin थीटा cos थीटा बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? यहाँ sin थीटा cos थीटा रख दीजिए, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, √a² + b²। तो जब भी ये पॉइंट याद रखना है, जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जहां पर a cos थीटा b sin थीटा हो, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि sin के कोएफिशिएंट या cos के कोएफिशिएंट और sin के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेकर के, मतलब वही √a² + उसको से उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या कर दीजिए इसको, तो करिए डिवाइड। ये कितना है 4, उसका स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर ऐड किया तो 25, रूट लिया तो 5 से डिवाइड करना। 4/5 cos थीटा माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 3/5। क्या कोई कष्ट? क्या मैं 4/5 को साइन या कॉस में लिखता है, cos 37 डिग्री लिख सकते हैं ना, cos 37 लिख सकते हैं, इनटू बगल में लिखा हुआ है cos थीटा, माइनस 3/5 को लिख सकते हैं sin 37 इनटू sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये लिखा हुआ है cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू sin b। ये cos a + b का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ये cos 37 + थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और क्योंकि इधर cos है तो इधर भी हम लोग लिख देते हैं cos 53 डिग्री। 3/5 क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड से cos ऑपरेट कर दिए तो खत्म, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 16। क्या बात समझ में आया? पक्का अपच ना हो जाए इसलिए जितना अभी बताए पहले इतने को सॉल्व करिए खुद से, ठीक। ईमानदारी सब लोग सॉल्व करिए बिना सॉल्यूशन देखे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्हीकल है जो कि 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में तुरंत बदल लीजिए। 21.6 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 18 से एक बार में 18 1.2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो इतने से एक व्हीकल चल रहा है और उसको जब यहां आया तो यहां पर भी उसका इनिशियल स्पीड कितना है, यही है। ठीक है, और फाइनल स्पीड जो है वो ये 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब 36 इंटू 5/18। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइनल स्पीड जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब पहले 6 था और अब कितना हो जाएगा, उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं जैसे ड्राइव करते करते हम लोग ऐसे स्लोपी जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं कि भाई, क्योंकि अगर छोड़ देंगे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक तो ऑलरेडी स्पीड ज्यादा है और mg sin थीटा की वजह से और बढ़ते जगह स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है कि वहां जाते जाते हम अनकंट्रोल्ड हो जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। लगाइए ब्रेक। अगर हम लोग यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शन जो लगने लगेगा पीछे, और अगर पूरा ब्रेक भी लगा दें, पूरा ब्रेक लगा के देखते हैं कितना स्पीड आएगा, और वो वही मिनिमम स्पीड होगा, क्योंकि उससे कम ब्रेक ही लगा सकते हैं हम लोग, मतलब स्पीड उससे ज्यादा ही आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर पूरा ब्रेक लगा दें तब जिस स्पीड से पहुंचेंगे वो 10 होना चाहिए, बोलो, नहीं तो उससे ज्यादा ही स्पीड होगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, इस ब्लॉक पर mg किधर mg नीचे लगेगा, जिसके दो कंपोनेंट mg sin थीटा इधर और mg cos थीटा इधर,
और नॉर्मल इधर, और फ्रिक्शन हम पूरा पूरा लगा दे रहे हैं कितना, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अगर ए कहा जाए तो हम लोग नीचे की तरफ क्या इक्वेशन लिखेंगे, नीचे की तरफ क्या इक्वेशन लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। तो एम 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 कटा, जी की वैल्यू हम लोग 10 लेने वाले हैं, 10 साइन 30, साइन 30 1/2, तो ये हो गया 5। म्यू की वैल्यू है 1/2√3, जी की वैल्यू 10 और cos 30 इज इक्वल्स टू 8। तो ये √3 से ये √3 कटा, ये 2 से ये 5 बार में और ये 2 से ये 2.5 बार में, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम लोग v निकाल सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब यहाँ आंसर हमें दिया हुआ है। प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, आंसर दिया हुआ है, आंसर चेक करना है, हम लोग फाइल चेक करेंगे, मतलब इसका यूज मत कर लीजिएगा, जो प्रूफ करना होता है उसका हम लोग यूज, वो आंसर है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है और एक्सेलरेशन निकाल लिए, हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं v² = u² प्लस, तो v तो हम लोग को निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 2.5 इंटू डिस्टेंस 12.8, तो v² = 36 प्लस 5 इंटू ये 12 × 5 = 60 64, तो v = 10 मीटर पर सेकंड। ये मिनिमम वेलोसिटी आया। क्यों मिनिमम वेलोसिटी आया, क्योंकि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाए थे। इसका मतलब जब ये यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी मिनिमम 10 हो सकता है, उससे कम, उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी क्या है 10 से। ये तो बहुत आसान सवाल था, 16 नंबर। अगला सवाल है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस ब्लॉक पर एक फोर्स F लगा रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसको पुल कर रहे हैं। पुल करने का मतलब इधर से खींचना और पुश करने का मतलब इधर से धक्का देना। तो पुलिंग जो होता है हमेशा पुशिंग से बेटर होता है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पुलिंग जो होता है हमेशा पुशिंग से बेटर होता है। तो F से पुल कर रहे हैं इसको, तो बताना है कि कितने एंगल पे, ये थीटा कितना एंगल पे लगाएं ताकि बहुत मिनिमम फोर्स पे इसको हम स्लाइड कर सकें, जस्ट मूव करवा सकें। ठीक, बोलो। हम चाहते तो ऐसे भी खींच सकते थे F ना, लेकिन हम कितने एंगल पे खींचे, थीटा 0 भी हो सकता है, आपको बताना है कि वो थीटा कितना हो ताकि मिनिमम फोर्स लगा करके हम इस ब्लॉक को चला सकें। ठीक, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। इसका वेट mg नीचे लगेगा, इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा। F के दो कंपोनेंट होंगे, F cos थीटा इधर और F sin थीटा ऊपर, F sin थीटा ऊपर। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स। ऊपर कितना फोर्स है, ऊपर फोर्स है n प्लस f, और नीचे कितना फोर्स है, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना, mg माइनस f sin थीटा। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, म्यू इंटू एन होता है, मतलब म्यू इंटू mg माइनस। अब सुनिएगा, अगर हम पुलिंग ना करके पुशिंग करते, ऐसे फोर्स लगाते, अब एरो मेरा ऐसे होता है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, F cos थीटा बिल्कुल ऐसे ही, और F sin थीटा ऐसे होता, F sin थीटा ऐसे होता। तो जब हम लोग इस डायरेक्शन में मोशन लिखते हैं तो कहते हैं ऊपर की तरफ तो फोर्स नॉर्मल ही है एक ही, और नीचे कितना है F sin थीटा प्लस mg। नॉर्मल का वैल्यू कितना आता, mg प्लस F sin थीटा, कितना आता, तो नॉर्मल बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो चलाना आसान के मुश्किल, इसलिए पुशिंग में यहाँ प्लस आ जाता है। आप डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं पुलिंग इज बेटर देन, क्योंकि पुलिंग में अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल के वैल्यू को कम कर देता है, और नॉर्मल कम होने से फ्रिक्शन भी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, पुलिंग इज बेटर देन।
इसलिए कभी भी किसी एंगल पे चलना हो तो पुल करिए हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को, अलमीरा को मूव कराना हो, मेज को, तो ऐसे खींचेगा तो जल्दी मूव करेगा। एक बात और, पुलिंग बेटर तो है, लेकिन कितने एंगल पे पुलिंग करें ताकि मिनिमम फोर्स लगाना पड़े, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो चलिए, इसको चलाने वाला फोर्स कितना है, F cos थीटा, और रोकने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन। रोकने वाला कौन होगा, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये। इस ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने के लिए इस F cos थीटा का वैल्यू इससे फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, जस्ट ज्यादा, हल्का ज्यादा, तो हम लोग बराबर ही ले लेते हैं। F cos थीटा बराबर F max कितना, म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा। ये समझ में आया कैसे लिखे? इधर वाला फोर्स है F cos थीटा और इधर वाला फोर्स फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कितना है, म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा। इसको इधर भेज दीजिए और F कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा cos थीटा प्लस इज इक्वल्स टू म्यू mg। तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। बात नहीं, अगर एक गिवन थीटा होता, अगर एक गिवन थीटा होता तो F ये निकालते, किसी अगर दिया रहता कि 30 डिग्री एंगल पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 30 डिग्री पुट करके निकाल लेते। लेकिन यहां थीटा क्या है, वेरिएबल है, गिवन नहीं है। यहां थीटा क्या है, हमें चूज करना है अपने मन से। सो हियर थीटा इज वेरिएबल, थीटा इज, और अगर थीटा वेरिएबल है इसका मतलब ये टर्म भी क्या है, वेरिएबल। तो अगर मुझे फोर्स मिनिमम चाहिए तो ये टर्म क्या होना चाहिए। और अभी अभी हम लोग बेसिक मैथ्स में सीख के आए कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना जी। बताओ मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू mg बाय अंडर रूट, कॉस का कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस, और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ये भी तो बताए थे। ऐसा कब होगा, एट tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin बाय cos होता है, मतलब sin का कोएफिशिएंट कितना है, cos का कोएफिशिएंट, तो थीटा इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शन के चैप्टर में थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये कहां-कहां मिला आपको, पहली बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा का फार्मूला भी tan इनवर्स, एंगल ऑफ रिपोज उसका फार्मूला भी, और ये तीसरी बार मिल रहा है। ये 3 बार मिलते हैं कि कितने एंगल पे खींचें, पुल करें कि मिनिमम फोर्स लगाना पड़े ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए, तो वो भी कितना होता है, tan इनवर्स। क्या बात समझ गए? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि देखिए एक मैन है, एक मैन है, ये एक मैन है जो कि इस प्लैंक पे चढ़ा हुआ है। इस प्लैंक का मास स्मॉल m है और इस मैन का मास कितना है, कैपिटल है। अब ये प्लैंक जो है एक धागे से बंधा हुआ है जो इस तरह से पुली से पास करते हुए इस मैन के हाथ में ही है। तो जैसे जैसे मैन इस धागे को खींचेगा तो मैन पर टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, और यही धागे की वजह से इस प्लैंक पे टेंशन किधर लगेगा, आगे, सेम धागा है ना। तो जैसे जैसे मैन टेंशन को बढ़ाएगा ये प्लैंक किधर मूव करना चाहेगा, आगे मूव करना चाहेगा। तो सवाल ये है कि मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन एक्सर्ट ऑन रोप, ये मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है सो दैट द बोर्ड, इसको बोर्ड या प्लैंक कह रहे हैं, डज नॉट स्लिप, ताकि ये ब्लॉक बोर्ड स्लिप। तो पहला स्टेप क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एफबीडी बनाना। और यहाँ 2 चीज है, मैन और बोर्ड। तो किसका एफबीडी बनाएंगे, मैन का कि बोर्ड का कि सिस्टम का। तो देखिए एक टेंशन यहाँ बोर्ड पे लग रहा है और एक किस पे लग रहा है, तो हम लोग इसलिए किसका बना रहे हैं, सिस्टम का। किसका एफबीडी बना रहे हैं, और जैसे ही हम सिस्टम का एफबीडी बना रहे हैं तो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसको नहीं दिखाएंगे। मतलब मैन ने जो इस बोर्ड पे फोर्स लगाया होगा
और बोर्ड ने जो मैन पे नॉर्मल लगाया होगा उसको हम लोग इस एफबीडी में कंसिडर, तो बनाइए एफबीडी। इस सिस्टम का वेट mg नीचे रहेगा, इस सिस्टम का वेट कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। ये जो टेबल है उसने नॉर्मल लगाया होगा इस प्लैंक पर, वो दिखाएंगे हम लोग n, और टेबल जो नॉर्मल लगाएगा उतना टाइम्स म्यू फ्रिक्शन लगेगा, और इस सिस्टम का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और ये तब तक स्लाइड नहीं करेगा जब तक p का वैल्यू कितना ना हो जाए, म्यू इनटू n ना हो जाए, उसके बाद स्लाइड कर जाएगा। तो कब तक रुका रहेगा, हो गया खत्म। सारा फोर्स दिखा दिए, mg दिखा दिए, नॉर्मल दिखा दिए, टेंशन दिखा दिए, फ्रिक्शन दिखा दिए। 5 ही फोर्स तो होते हैं, mg नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन और एक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग है नहीं तो चारों फोर्स तो दिख गए। ये सिस्टम रुका हो, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर, कितना फोर्स है और नीचे कितना फोर्स है। पहला इक्वेशन, इसको चलाने वाला फोर्स कितना, T, और कब तक रुका रहेगा, जब तक ये म्यू n के बराबर नहीं हो जाता। हम लोग को ये T ही निकालना है, तो T इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n का वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g माइनस, इस T को इधर भेज के n निकाल लिया, उस n को यहां रखेंगे, तो ये म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस म्यू टी होगा ना, इधर भेज दिए, प्लस म्यू टी हो जाएगा, और टी कॉमन तो 1 प्लस म्यू। कृपया आप ये मत सोचिए कि सर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 2 इक्वेशन लिखना फिजिक्स का काम है, इसके बाद इसको सॉल्व करना मैथमेटिक्स है। तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं मत सोचिए, हम एक बार दिखा दिए रफ कैसे से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व करिए, आप आंसर तक पहुंचे। तो t का वैल्यू कितना हो गया, म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g बाय 1 प्लस, ये हमारे टेंशन का, क्या बात समझ में आई। इतना फोर्स अगर मैन लगाए इस रोप पर मैक्सिमम, तो ये ब्लॉक स्लिप नहीं करे। अब जो अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका नाम है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। और ये सवाल मेंस लेवल तक तो ठीक है, नीट में रेयरली कभी पूछा है, लेकिन एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसको जानने से पहले थोड़ा सा पहले आप यहां तक पहुंच जाइए सब लोग ईमानदारी से, फिर हम लोग एक सवाल ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब अच्छे समझिएगा। देखिए 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं अपर ब्लॉक या लोअर ब्लॉक पे, तो 3 सिचुएशन पॉसिबल है, 3 सिचुएशन पॉसिबल होते हैं। पहला कि फोर्स लगाए और ये सिस्टम चले ही नहीं, ना पहला वाला ब्लॉक चले ना, पहला केस ये पॉसिबल है, पहला सिचुएशन ये ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर फोर्स लगाए तो दोनों चले लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, दोनों साथ साथ चले, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन से, दोनों साथ साथ चल रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन से, और क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा, भाई एक चल रहा है दूसरा भी चल रहा है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये दोनों आपस में स्लिप नहीं करे। आपस में स्लिप करने का मतलब ये अलग स्पीड चले, ये अलग एक्सेलरेशन चले, ये अलग एक्सेलरेशन चले, तो सेकंड केस क्या हो सकता है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों के बीच कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं। और तीसरा कि दोनों चले लेकिन अलग अलग एक्सेलरेशन चले, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन चले, तो स्वीटी के मन में क्या आएगा कि सर ये चल के गिर ना जाएगा, उतना नहीं सोचना है कि गिर जाएगा नहीं गिर जाए, हम लोग सब इंस्टेंटेनियस बात करते हैं कि चलेगा तो एक्सेलरेशन कितने होंगे, वो जाके 2 देर बाद गिर जाएगा, वैसे नहीं सोचते, सब ब्लॉक बड़े बड़े हैं, ये मान लीजिए बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, अब कुछ देर तो नहीं गिरेगा ना, तो जब तक नहीं गिरेगा तब तक की बात करते हैं। तो कल वो सवाल पूछने आई थी यही वाला, और बोली सर ये वाला गिर जाएगा तो mg फ्री फॉल में आ जाएगा, हाँ अब नहीं सोचेंगे ना, गुड, ऐसा नहीं सोचना गिर जाएगा तो क्या होगा, उसके पहले की बात। सर एक और केस हो सकता है सर कि ऊपर वाला चले नीचे वाला रुका हुआ है, हाँ तो अलग अलग एक्सेलरेशन हो गए ना, ये बोले सर एक और केस हो सकता है ऊपर वाला चले नीचे वाला रुका रहे, तो वही हो गया ना कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग, तो 3 ही केस हो सकते हैं मेनली, दोनों का एक्सेलरेशन 0
दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग। अब ये सिचुएशन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन निकाल लेंगे। दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन, देखो इस वाले सरफेस पर कितना मैक्सिमम, इस वाले सरफेस पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, उसको निकालने का तरीका है म्यू जो कि 0.2 है इनटू इस सरफेस के ऊपर कितना वेट है। इस सरफेस के ऊपर 20 न्यूटन का वेट है, मास है 2 किलो, तो वेट कितना हो गया 20 4 न्यूटन। मतलब इस सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, और इस सरफेस पर कितना फ्रिक्शन हो सकता है मैक्सिमम, तो इसका म्यू इनटू इसके ऊपर का वेट कितना है 60। तो म्यू कितना है इसका, ये स्मूथ है, स्मूथ है तो म्यू कितना है, मतलब फ्रिक्शन 0। ठीक, पक्का। अब पहला सिचुएशन सुनिएगा, किसी भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं, इसी 3 स्टेप से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला स्टेप मान लीजिए फोर्स लग रहा होगा किसी ऊपर वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले ब्लॉक पे, ये इसमें कहां लगाना है, पहले केस में अपर ब्लॉक पे लगाना है, चलिए लगा देते हैं अपर वाले ब्लॉक पे। कहां फोर्स लगा देते हैं, अपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा देते हैं, कितना 12। चलिए अभी हम 12 नहीं लगा रहे, अभी हम F लिख देते हैं, क्योंकि मैं 2-3 बातें और इसमें बता दूंगा थ्योरी भी। तो हमने ऊपर फोर्स लगा दिया, और हमने क्या माना है इन दोनों को, सिस्टम। मतलब इन दोनों का जो फोर्स होगा एक दूसरे के ऊपर, उसे नहीं दिखना, उसे सोचना भी नहीं। तो यहां का फ्रिक्शन सोचना है, यहां पे कितना फ्रिक्शन, यहां पे कितना फ्रिक्शन लग सकता है 0 न्यूटन। ये तो यहां का फ्रिक्शन तो 0 है मैक्सिमम, कितना लग सकता है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां भी कुछ फ्रिक्शन था 30 न्यूटन। कितना मान लेते हैं 30 न्यूटन। तो अगर यहां 30 लगता, इसका मतलब ये सिस्टम तब तक नहीं चलेगा जब तक इस फोर्स का वैल्यू 30 ना हो। अगर मैं मान लूं कि यहां का फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगता, कितना लगता, मतलब ये फोर्स, ये ब्लॉक, ये सिस्टम तब तक नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, तो रुके हुए रहेंगे दोनों ब्लॉक अगर इस फोर्स का वैल्यू 10 लिया ना, 10 से कम। और यहां कितना है, मतलब ये फोर्स अगर 1 भी न्यूटन आप लगा दिए तो ये सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, वह फोर्स निकालना जिसके वजह से सिस्टम चलना शुरू करे। तो स्टेप 1 होता है फाइंडिंग F max up to which the system will not move. और here this F will be, ये कितना होगा 0, क्योंकि ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहां। अगर ये 10 न्यूटन होता तो ये तो बोलते 10 न्यूटन तक नहीं चलेगा, ये फ्रिक्शन 20 होता तो कहते 20 न्यूटन तक नहीं चलने वाला, ये तो 0 है। मतलब 0 न्यूटन का अगर फोर्स लगाओगे, मतलब नहीं लगाओगे फोर्स, तभी ये सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं तो फोर्स लगाओगे तो ये चलेगा। अब स्टेप 2 है, यानी कि फोर्स हम लोग अपर ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं और लोअर ब्लॉक पे, ये हमारी चॉइस है। अगर हम अपर ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स तो अपने मन से हम कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, क्योंकि भाई इस ब्लॉक पे हम कितना भी फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर कितना भी फोर्स लगा सकते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो चलेगा ही, मतलब 2 kg ब्लॉक पर कोई रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स नीचे वाले पे लगा रहे होते तो किस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, नीचे वाले ब्लॉक, क्योंकि जिस पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो मैं इस इंसान पे फोर्स लगाऊं तो मैं जितना चाहूं फोर्स से खींच सकता हूं, तो इसका एक्सेलरेशन पे कोई लिमिट होगा, नहीं होगा। तो अगर फोर्स अपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो किसके एक्सेलरेशन पे रिस्ट्रिक्शन है, लोअर वाले ब्लॉक पे, क्योंकि लोअर वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन हो सकता है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। सुनिएगा जरा ध्यान से, अभी मैं अपर वाले केसेस बता रहा हूं। जब आप फोर्स लगाएंगे इस पर तो ये अपर वाला 2 kg ब्लॉक किधर जाएगा, आगे, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा, तो नीचे वाला ब्लॉक
ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना लगाएगा, एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड। तो अगर 4 kg वाले ने 2 kg वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाया तो 2 kg वाला 4 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, मतलब इस 4 kg वाले को आगे चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू लिमिटेड है। कितनी है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन है 4 न्यूटन। मतलब इस ब्लॉक का 4 kg का एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं हो सकता, उस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, जिसे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस लोअर ब्लॉक। तो फाइंडिंग, अगला स्टेप क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब वो क्या फाइंड करना होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन उस ब्लॉक का फाइंड करना होगा। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन which force is not acting, on which force is force मतलब यहां पे फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स होगा, अप्लाइड वाला, ठीक है। तो जैसे इस केस में कौन सा फोर्स होगा, इस केस में कौन सा ब्लॉक होगा, हियर इट इज लोअर ब्लॉक, इट इज लोअर ब्लॉक। तो लोअर ब्लॉक बनाइए, ये सरफेस, ये लोअर ब्लॉक कितने किलो का है, 4 kg का। और अभी भी मैंने आपको सिखाया कि 2 kg वाले पे फोर्स लग रहा है तो 2 kg वाला किधर जाएगा, आगे। 4 kg वाला 2 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, तो 2 kg वाले ने 4 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाया होगा, आगे। इस पर फ्रिक्शन से आगे लगेगा, इसका वेट और mg बैलेंस कर लेगा, और ये सरफेस इस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर हो गया, ये फ्रिक्शन इसको आगे ले जाना चाह रहा है, तो यहाँ का फ्रिक्शन इसको पीछे लगा देगा, और वो तो जीरो है इस केस में, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने दिखा दिया है। और ये जब मैक्सिमम होगा, जो कि कितने के बराबर है, 4 न्यूटन, तब इसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। कितना होगा, 4 - 0 4, बाई इसका मास 4, कितना होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? अब सोचिए, मुझे और एक दीपक को साथ साथ चलना है। साथ साथ चलने का क्या मतलब, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा हूं, तो दीपक और हम अगर साथ चल रहे हैं तो उसको भी कितने चलना पड़ेगा, 0.5। अगर हम 0.7 से चल रहे हैं तो दीपक को भी तभी साथ साथ चलेंगे। अब मान लो दीपक का चलने का एक लिमिट है, दीपक ये 4 kg का ब्लॉक है जो वो मैक्सिमम 1 से चल सकता है, और मेरे एक्सेलरेशन पे कोई लिमिट नहीं, क्योंकि मुझ पर तो अप्लाइड फोर्स लग रहा है। वो फोर्स जैसे बढ़ते जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन भी क्या होते जाएगा। तो एक समय आएगा जब मेरा एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा और दीपक भी अपना एक्सेलरेशन कितना कर लेगा। अभी तक हम लोग साथ साथ चलेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा फोर्स मेरे ऊपर लगने लगे तो मेरा एक्सेलरेशन तो और बढ़ेगा, और दीपक क्या कहेगा, 1 से चल सकते हैं सर, इससे ज्यादा से तो चल। तो क्या हम लोग अब साथ साथ चलेंगे? अब क्या होगा, हम लोग अलग अलग चलेंगे, सेपरेटली चलेंगे। यही दिन केस पॉसिबल है, नहीं चलेंगे पहला केस, इस एक्सेलरेशन तक दोनों साथ साथ चलेंगे और उसके बाद अलग अलग होंगे। तो तीसरे स्टेप में, स्टेप 3 में हम लोग निकालते हैं एफ मैक्स, फोर्स की वह वैल्यू अप टू विच द सिस्टम will move together. The system will move, साथ साथ चले सिस्टम क्या चले, साथ साथ चले। तो सिस्टम बनाइए, ये हो गया, सिस्टम बनाना है, हम लोग सिस्टम साथ साथ चलाए तो सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाने का मतलब बोलो ना जी, सिस्टम का मतलब दोनों ब्लॉक बनाना है, एक 4 kg वाला, दूसरा 2 kg वाला, और इस सिस्टम का एफबीडी बनाना है। किसका एफबीडी बनाना है, इस सिस्टम का, इस सिस्टम को चलाना है। चलाइए, ये फोर्स इसको चला रहा है,
इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को नहीं दिखाएंगे। यहाँ का फ्रिक्शन कितना, उसको दिखाएंगे। और ये सिस्टम कितने एक्सटेंशन से साथ साथ चल सकता है, 1 मीटर पर सेकंड, इसलिए ये निकाले थे। ठीक, अब इसके लिए इक्वेशन लिखिए। चलने वाला फोर्स F, रोकने वाला 0, तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इनटू सिस्टम का मास कितना है 6 इंटू 1, मतलब 6 न्यूटन तक ये सिस्टम साथ साथ चलेगा। अगर आपसे सवाल पूछता कि F की क्या वैल्यू लें ताकि ये सिस्टम साथ साथ चले, तो क्या आंसर आता, हम लोग कितना लिए हैं, तो अगर फोर्स का वैल्यू 6 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अलग अलग चलेगा। तो हम लोग दो वैल्यूज लेके चलते हैं। पहले एक बार F की वैल्यू हम थोड़ा कम लेके दिखाते हैं, और फिर जो क्वेश्चन में लिया है कितना 12, वो लेके चलेंगे। तो हम लोग F की वैल्यू 6 से कम कितना मान लेते हैं, 4 न्यूटन। फॉर F इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। क्या होगा, क्या होगा, ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, अलग अलग, श्योर है आप लोग, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। और अगर साथ साथ चलेंगे तो एक्सलेशन कॉमन की, विथ कॉमन एक्सलेशन, विथ कॉमन। और कैसे चल रहे हैं ब्लॉक, साथ साथ। साथ साथ का मतलब दोनों को एक मान के चलना है, सिस्टम मान के बनाना है। तो ये सरफेस, ये नीचे कितना केजी का ब्लॉक 4, और ऊपर, और इसको साथ साथ चलाना है। ये सिस्टम मान लिए साथ साथ चल रहे हैं ना, इसलिए पता कि साथ साथ चलने का मतलब सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे। ये फोर्स कितना 4 न्यूटन, और अपोज करने वाला फोर्स कितना 0, तो कितने कॉमन एक्सलेशन चलेगा, बोलो 4 बाय मास 6, 2 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर पूछे कि इस केस में फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक कितना होगा, व्हाट इज फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक कितना होगा, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक अगर पूछे तो आप किसी एक ब्लॉक को बना लीजिए। मान लीजिए 2 kg वाला ब्लॉक को बना लेते हैं। इस पर अप्लाइड फोर्स आगे लग रहा है कितना, और इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, स्मॉल f। आप सोच रहे होंगे सर ये ब्लॉक तो चल रहा है, तब तो इस पर फ्रिक्शन मैक्सिमम लगना चाहिए, लेकिन नहीं, फ्रिक्शन मैक्सिमम तब लगता है जब ब्लॉक स्लिप करे। जब ब्लॉक, ये ब्लॉक चल रहा है लेकिन ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, दोनों में फर्क है। ये ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर चल रहा है वो सरफेस भी इसके साथ चल रहा है ना, और सेम एक्सेलरेशन चल रहा है। तो ऑल्दो ये ब्लॉक चल रहा है लेकिन ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। और इससे पहले जितने भी सिचुएशन मिलते थे उसमें एक इंक्लाइंड प्लेन होता था या हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो रुके रहते थे और खाली ब्लॉक चलता था, तो वहां पे ब्लॉक का चलना ही ब्लॉक का स्लिपिंग हो जाता था, इसलिए हम कहते थे कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। लेकिन यहाँ ब्लॉक चल रहा है लेकिन ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा, इसलिए फ्रिक्शन दिखाया है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और ये ब्लॉक चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 2/3। इसके लिए इक्वेशन लिखिए, क्या ये लिखेंगे इक्वेशन, आगे चल रहा है ना, तो 4 माइनस F इज इक्वल्स टू मास इनटू 2 2 जा 4/3। F इधर गया, 4 माइनस 4/3, 4 3 12, 8/3 न्यूटन। 8/3 का मतलब कितना वैल्यू, 2.67। ठीक, और इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे, क्या 2.67 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है, कहेंगे बिल्कुल लग सकता है। फ्रिक्शन तो मैक्सिमम कितना लग सकता था, 4 न्यूटन। पक्का बात आई समझ में। फिर क्या ले सकते हैं, फॉर F इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। अब देखिए आपको पता चल गया होगा, कभी ये साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। अब ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। फिर कितना तक साथ साथ चल सकता था, 6 न्यूटन तक। ठीक है, तो चलिए अब 12 ले लीजिए, तो अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग चला दीजिए। ये ऊपर वाला 2 kg का ब्लॉक, इस पर कितना फोर्स लगाएंगे,
अब ये चल रहा है और ये अलग अलग चल रहा है। द ब्लॉक्स will move with different accelerations. Different और अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं मतलब ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? द ब्लॉक्स आर स्लीपिंग, नहीं स्लिपिंग, ना सोना नहीं है, स्लिप करना है, स्लिपिंग ओवर ईच अदर। और इस केस में नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स। और इसलिए इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? इसका वैल्यू 4 न्यूटन या उससे कम होगा, इसलिए हम लोग निकालना पड़ा। लेकिन इस बार ये स्लिप कर रहा है और स्लिप कर रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। कितना? तो ये स्लिप कर रहा है इसलिए कौन सा फ्रिक्शन? ठीक है। और इसका एक्सेशन निकालना तो बहुत ही आसान। बोलो इसका एक्सेशन कितना लिखोगे? 12 minus 4 8 by 2 कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे थे। देखिए यहां साथ साथ मूव कर रहे थे इसलिए सिस्टम बना के एक्सेलरेशन निकाले। यहां अलग अलग एक्सेलरेशन वाले ब्लॉक्स को सिस्टम, किसी भी सिस्टम को, किसी भी ब्लॉक्स को सिस्टम तभी मान सकते हैं जब उनका एक्सेलरेशन सेम। यहां एक्सेलरेशन सेम तो यहां सिस्टम, ये सिस्टम मानने का कॉन्सेप्ट। तो 2 kg का मान लिए। अब इसके बाद किसका बनाएंगे? नीचे 4 kg वाला का। और 4 kg वाला का तो आपको पता है कि औकात कितने का है? 1 से। तो अगर हम और दीपक चल रहे थे और दीपक का मैक्सिमम 1 का है और मैं 4 से दौड़ने लगूं तो दीपक कहेगा हम तो सर 1 से ही चल सकते हैं, उससे ज्यादा हाथ खड़ा कर देगा। तो इसका 1 ही आने वाला है। देखिए इसका एफबीडी बनाइए। यहां फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है? 0। यहां तो 0 लग रहा है। और देखिए 4 kg वाले ने 2 kg पर फ्रिक्शन पीछे कितना लगाया था? तो ये इस पर कितना आगे लगाएगा? इसका एक्सेशन क्या लिखोगे? 4 minus 0 4 by 4 कितना? 1 मीटर पर। क्या बात समझ में आया? एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर मैं कहूं कि इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, इस सिचुएशन में फोर्स नहीं, एक्सलेशन और एफ अप्लाइड के बीच ग्राफ बनाया जाए। ठीक है। तो यहां पे तो 0 न्यूटन से ही दोनों चलने लगे थे। एफ की कितनी वैल्यू तक? 6 न्यूटन तक। हम लोग अभी निकालते थे कितने न्यूटन तक? 6 न्यूटन तक दोनों क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे। दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब जो एक्सेलरेशन इस पहले वाले लाइन का दिखाएंगे ऊपर वाले का भी बिल्कुल वही दिखाएंगे। 2 इस लाइन दिखाएं, लगभग दोनों एक साथ दिखाएंगे। और ये 6 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर। अब इसके बाद किस पर फोर्स नहीं लग रहा है? नीचे वाले पर। इस पर फोर्स नीचे वाले पर नहीं लग रहा, तो नीचे वाला वो, इसलिए मैंने नीचे जो दिखाया है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो सब डेल्टा लाइन बन गया। उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ेगा अभी भी। अब क्या स्लोप सेम रहेगा कि ज्यादा स्लोप से बढ़ेगा? ज्यादा स्लोप से बढ़ेगा। ये थोड़ा सा और इधर हो जाएगा। ये ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है 2 kg का और एक इसका 4 kg का। आपको से कोई पूछ सकता है कि सर ये स्लोप क्यों बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ? देखिए जब ये साथ साथ चल रहे थे तब इस फोर्स को इस सिस्टम को चलाना पड़ रहा था। किसको चलाना पड़ा था? तो एक्सेलरेशन आ रहा था फोर्स बाय सिस्टम का मास, है ना?
तो कम आ रहा था। अब जब अलग अलग चल रहा है तो इस फोर्स को किसको चलाना है? खाली ब्लॉक को। किसको चलाना है? तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन फोर्स बाय इस ब्लॉक का मास, मतलब नेट फोर्स बाय, तो डिवीजन में कम हो रहा है ना, इसलिए एक्सेलरेशन अब तेजी से बढ़ेगा, इसलिए स्लोप बढ़ गया। क्या ग्राफ समझ में आया? ये केस तो हम लोग अपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा के किए, और इस सवाल का एक हिस्सा और है ना, किस पर फोर्स लगाना है? तो आप लोअर ब्लॉक पे लगाते हैं और सारे स्टेप को रिकॉल करेंगे जितना पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आईआईटी के लिए। चलिए तो यहां से रिकॉल करते हैं फिर से। बी पार्ट, फोर्स ऑन थक तो नहीं गए आप लोग? अगर आज थक गए तो आईआईटी जाने लायक नहीं रहोगे। आईआईटी जाने वाले बच्चे लोग थकते नहीं भाई, और जेई मेंस या नीट में जो टॉपर्स कहलाते हैं वो भी नहीं थकते। चलिए देखिए, ये कितने का था? 4 kg का। ये कितने का था? और फ्रिक्शन की वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ फ्रिक्शन था 4 न्यूटन, ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0। अब किधर में फोर्स लगाया? नीचे। हम अभी भी फोर्स F लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम वो सारे स्टेप्स करेंगे। हालांकि F की वैल्यू में दी हुई कितनी? 12। तो 12 का केस क्या होगा? साथ साथ चलेगा, अलग अलग निकाल लेंगे। चलिए तो पहला स्टेप क्या था? याद करिए, क्या था पहला स्टेप? पहला स्टेप देखो, आप लोग को स्टेप ही याद नहीं है। पहला स्टेप था कि फोर्स का वह वैल्यू निकालना जब तक ये सिस्टम रुका रहे। फाइंड मैक्सिमम फोर्स अप टू विच द सिस्टम विल नॉट मूव। चलिए स्टेप 1 लगाते हैं। स्टेप 1 लगाइए। स्टेप 1 क्या था? बोलिए क्या था स्टेप 1? मैक्सिमम F अप टू विच the system will not move. The system will, जब तक ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो इधर लग रहा है F और इधर में कितना लग रहा है? 0, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन तो दिखाना नहीं क्योंकि सिस्टम माने हैं। तो F की वैल्यू कितना होगी यहाँ पे? 0। मतलब 0 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये सिस्टम चलेगा। अब चलेगा तो कैसे चलेगा? देखिए, इस ब्लॉक पर अब फोर्स किस पे लग रहा है? 4 kg वाला किधर जाएगा? आगे जाएगा ना, तो सरफेस फ्रिक्शन इस पर पीछे लगाएगा, और ये वाला ब्लॉक भी इस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। एंड फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल लाइन। तो 2 kg वाले ने 4 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाया? तो 4 kg वाला 2 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? किधर आएगा? ठीक। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 क्या था? जिस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लग रहा है उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, है ना? इसमें किस पे फोर्स नहीं लग रहा? फाइंड ए मैक्स ऑफ ब्लॉक ऑन विच फोर्स इज नॉट एक्टिंग। फोर्स इज नॉट एक्टिंग। ठीक है, तो किस पर फोर्स नहीं लग रहा है? 2 kg वाले पे। तो इस 2 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे लग रहा है ना, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? जब ये फ्रिक्शन भी कितना हो? कितना हो सकता है? तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन 4 बाय मास 2 मीटर पर, मतलब ये ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। थर्ड स्टेप, स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 क्या था? बोलो ना जी। अरे 3 ही चीज हो सकता है, रुका रहेगा, फिर साथ साथ चलेगा, और फिर अलग अलग चलेगा। तो अब क्या निकालेंगे? मैक्सिमम फोर्स जब तक ये सिस्टम F max up to which
सिस्टम विल मूव टुगेदर, सिस्टम विल मूव टुगेदर। तो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो किसका एफबीडी बनाएंगे? सिस्टम का। ये 4 kg और ये ऊपर वाला 2 kg। इस सिस्टम का एफबीडी बनाइए। इस पर नीचे फोर्स लग रहा है F, यहां फोर्स, और साथ साथ ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है? 2, क्योंकि वो लिमिटिंग है। उसके बाद 2 kg वाला हाथ खड़ा कर देगा, साथ साथ इतने से चल सकता है। तो लिखिए इक्वेशन, क्या लिखेंगे? फोर्स हो गया F माइनस 0 तो F, मास इनटू एक्सेलरेशन 12 न्यूटन। मतलब अगर फोर्स का वैल्यू 12 न्यूटन है या उससे कम है, या उससे, तो ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ये ब्लॉक अगर 12 न्यूटन है तब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेगा। 12 से कम होगा तो 2 से कम एक कुछ एक्सेलरेशन चलेगा, लेकिन साथ साथ चलेगा। और अगर 12 से ज्यादा ले लिए तो अलग अलग चलेंगे। यहां कितना लिए हैं? 12 ही लिए ना, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेकिन मान लीजिए कहता कि फॉर F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन बताइए, तो क्या कहते हैं? ब्लॉक्स अलग अलग चलते कि साथ साथ? ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ब्लॉक्स विल मूव, साथ साथ चलेंगे ब्लॉक। और कितने एक्सेलरेशन से? क्योंकि साथ साथ चल रहे, इसलिए हम लोग किसका एफबीडी बनाएंगे? सिस्टम का। बोलो। ये नीचे हो गया 4 kg का ब्लॉक और ऊपर 2 kg का ब्लॉक। इसको चलाने वाला फोर्स F कितना है? 10 न्यूटन। रोकने वाला 0। तो कितना एक्सेलरेशन होगा कॉमन? फोर्स हो गया 10 बाय मास हो गया 6, 5/3 मीटर पर। और अभी दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं? साथ साथ। तो रिलेटिव स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? नो रिलेटिव स्लिपिंग। अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। तो अगर पूछे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हाट इज F बिटवीन ब्लॉक्स? तो आप किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। ऊपर वाले का बनाते हैं। इस 2 kg वाले पे फ्रिक्शन कितना लग रहा था? आगे, वही तो उसको चला रहा है। किसी को अगर लगे कि सर फ्रिक्शन आगे लग सकता है क्या? क्यों नहीं लग सकता? ये देखो, ये सिस्टम आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कितने एक्सेलरेशन से? और इस 2 kg को आगे चलाने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। इसलिए याद रखना है, फ्रिक्शन मोशन को नहीं, स्लिपिंग को अपोज करता है। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्लिपिंग एंड मोशन। यहां मोशन हो रहा है, लेकिन स्लिपिंग, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। हम लोग चलते हैं तो हमारा स्लिपिंग पैर का पीछे होता है, फ्रिक्शन आगे लगता है। फ्रिक्शन स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन को। तो इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है? ये वाला एक्सेलरेशन है। तो F का वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू ये 10/3, 3.33 न्यूटन। फ्रिक्शन का ये वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना था? ये तो हुआ अगर हम लोग 12 से कम लिए तो। अगर 12 से ज्यादा ले लेते, फॉर F इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन, कितना ले लेते? क्या होगा? साथ साथ चलेंगे अलग अलग? ब्लॉक्स विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशंस, विथ डिफरेंट एक्सेलरेशंस। ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन चलेंगे। तो अलग अलग चलेंगे तो एफबीडी अलग अलग बनाएंगे कि साथ साथ बनाएंगे? पहले नीचे वाला का बनाएंगे, क्योंकि फोर्स उसी पे लग रहा है ना। ये नीचे वाला कितना था? 4 kg का। इस पर हमने फोर्स कितना लगा दिया है? 18 न्यूटन। और अब स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। यहां भी, यहां तो 0 है और यहां फ्रिक्शन कितना एक्सेस होगा 4 kg वाले ब्लॉक का? 18 - 0 18 14
15 माइनस 0 माइनस 4, ये हो गया 7/2 मतलब 3.5 मीटर पर। और वो 2 kg वाले का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप सिर्फ 2 kg का बनाइए और इस पर फ्रिक्शन 4 न्यूटन, तो इसका एक्सप्रेशन तो पता ही हम लोग को कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे ज्यादा इसका औकात ही नहीं है, और इस केस में वही रह जाएगा। अगर इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने कहा जाए, एक्सलेशन और फोर्स के बीच का ग्राफ पूछा जाए, तो 12 न्यूटन इस बार यहां तक, 0 से 12 न्यूटन तक ये नीचे वाला ब्लॉक 12 न्यूटन था ना, और ये ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। क्या होंगे? कितने एक्सलेशन से मैक्सिमम? और इस बार किसका एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाएगा? ऊपर वाले का एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ग्रीन वाला दिखाएं, ऊपर जो दिखाएं ग्राफ। और इस बार नीचे वाले का एक्सलेशन बढ़ेगा और इंक्रीजिंग स्लोप से। तो इस ग्राफ में ये क्या है? एक्सलेशन ऑफ 2 kg है और ये एक्सलेशन ऑफ 4। क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? लेकिन आगे से अगर आपको ये सब सवाल सॉल्व करने आए, और हम तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए इतना सॉल्व किया, अगर हमें सॉल्व करना आता कि भाई ये सिस्टम है, फोर्स तो दिया हुआ था हमें ना 12 न्यूटन, तो कितना एक्सलेशन होगा, यही सवाल था। हम लोग पूरा स्टेप निकाले, ये स्टेप से इतना, क्योंकि इतनी बातें पूछी जा सकती थी आपसे, इसलिए मैंने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया इसका, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का। लेकिन अगर सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से, इतना लंबा नहीं करके, इतने स्टेप्स नहीं लिख करके आसानी से सॉल्व कर सकते। और वो कैसे सॉल्व करते, तो वो मैं अगले स्टेप में सिखा रहा हूँ, सेकंड मेथड। लेकिन ये मेथड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन हो कि उसमें फोर्स दिया हुआ हो, गिवन फोर्स है, इतना फोर्स पे एक्सलेशन बता दो बस। सवाल ये था ना, इतने फोर्स पे एक्सलेशन, और हम लोग स्टेप्स क्या कर रहे थे कि कब चलेगा, कितने फोर्स तक वो साथ साथ चलेगा, कितने फोर्स के बाद वो अलग अलग चलेगा, क्योंकि इतनी बातें पूछी जा सकती है, कुछ और क्वेश्चंस में पूछे गए इतनी बातें। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ए पार्ट सॉल्व करें, तो ए पार्ट में हमारे पास क्या था, ये नीचे ब्लॉक था 4 kg का, ऊपर ब्लॉक था 2 kg का, और इस पर फोर्स लगा रहे थे कितना 12 न्यूटन। यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू था 4 न्यूटन, और यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू था, इतने में थक गया। अब तो क्लास हम जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक पढ़ाते रहेंगे, मतलब जब तक ये टॉपिक नहीं खत्म होगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, चाहे कितना ही बच जाए। देखिए, तो आप मान लीजिए, अभी तो हम लोग देखें कि या तो सिस्टम नहीं चलेगा, या तो साथ साथ चलेगा, या तो आप मान लीजिए कि सिस्टम साथ साथ चल रहा है, मतलब चलेगा, ये तो पता चल गया ना कि कोई 12 नहीं है, कितना है। तो क्या कर लिए, लेट द सिस्टम will move together with common acceleration। मान लिया कि ये सिस्टम साथ साथ चलेगा कॉमन एक्सलेशन से, मान लिया। तो अगर मान लिया तब तो कॉमन एक्सलेशन निकालने हम लोग को आता है। सिस्टम मान लिया, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं, इधर लगने वाला फोर्स कितना और इधर लगने वाला फोर्स, तो इस सिस्टम का एक्सलेशन कितना हो गया 12 माइनस 0 12 बाई सिस्टम का मास 6 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने ये माना है कि दोनों ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, अब हम इस बात को चेक करेंगे। अगर चेक करने पे सही आ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है तो हो गया, यही आंसर, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। और चेक करने पे गलत आ गया तो नहीं, तब साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चला दो, अलग अलग चला देंगे। चेक करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे, किसी एक ब्लॉक का एफपीडी बनाएंगे, 2 kg वाले का बना लीजिए।
इस 2 kg वाले पे फोर्स किधर लग रहा है? आगे F। तो ये किधर जाएगा? इस पर फ्रिक्शन किधर जाएगा? तो ये 12, यहाँ फ्रिक्शन F, क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं इसलिए फ्रिक्शन मैक्सिमम तो लगा नहीं सकते, F लगाएं। और कितना एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर। अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, इधर की तरफ कितना फोर्स? 12 माइनस F इज इक्वल्स टू मास इनटू 2 2 जा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? लेकिन इस फ्रिक्शन का औकात कितना था? ये पॉसिबल है? नहीं नॉट पॉसिबल। नॉट, इसका क्या मतलब? हेंस द ब्लॉक्स will move separately with different accelerations, अलग अलग एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक चलेंगे, ठीक है? तो अगर अलग अलग चलेंगे तो अलग अलग निकालना तो आसान है। हम पहले 2 kg का बनाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे 12, और ये चल रहा है, डिफरेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, मतलब ये स्लिप भी कर रहा है। अब स्लिपिंग हो रहा है, और स्लिपिंग होने पे फ्रिक्शन, बोलो ना जी, मैक्सिमम लगता है 4। बोलो कितना एक्सेलरेशन इसका? 12 माइनस 4 8/2 कितना? और नीचे वाले का ये 4 kg को कौन चला रहा था? फ्रिक्शन ही तो चला रहा था 4 न्यूटन से, और रोकने वाला फ्रिक्शन नहीं, रोकने वाला 4 kg पे नीचे रोकने वाला 0। तो इसका एक्सेलरेशन कितना? 4 माइनस 0 4/4। ये आंसर आया था ना? इसी तरह लोअर ब्लॉक के लिए भी कर सकते हैं ना? पहले मान लीजिए साथ साथ चलेंगे, निकालिए फिर वैसे कर। अगर आंसर सही आ गया तो ठीक। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो अगला सवाल है हम लोग का, ये 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, ये इसी बात पर बेस्ड है। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में वैसे उतना डिटेल में नहीं कर, तब तो बहुत लंबा केस हो जाएगा। कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा केस हो जाएगा। इसमें आप यही करिएगा, पहले क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है, फोर्स का वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन पे। इसमें 3 पार्ट है सवाल के। पहला पार्ट में फोर्स कहाँ लग रहा है? अपर ब्लॉक में। तो आप पहले सब जगह का फ्रिक्शन निकाल लीजिएगा। यहाँ का फ्रिक्शन तो कोएफिशिएंट ही 0 है, इसलिए इस सरफेस का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? इस सरफेस का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? म्यू है 0.3 इंटू इसके ऊपर का वेट 150, सॉरी 150 नहीं 50 इंटू 0.3 कितना होगा? 50 इंटू 0.3 50। और यहाँ का फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 0.2 इंटू 20 4। ठीक, अब देखिए, अब आप क्या मान लीजिएगा पहले कि ये ब्लॉक, ये सिस्टम साथ साथ चल रहा है, इसको सिस्टम मान लीजिएगा। तो इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन से भी, तुम्हें बताइए तो थोड़ा सा, इसको सिस्टम मान लिए तो इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन से भी। और यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 0। तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक कॉमन लेट, इधर हो गया 10, अपोज करना तो कुछ है नहीं, और इसका मास 10 ना, और सॉरी 12, 7 3 10 तो 5/6 मीटर पर। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। और चेक कैसे करेंगे? तो जरा गौर से देखिएगा, इस 2 kg वाले पे फोर्स कितना लग रहा है? तो इस पर फ्रिक्शन, तो 2 kg वाले पर फोर्स लग रहा है आगे 10 न्यूटन और फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? और इसका एक्सेलरेशन तो पता है 5/6। एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं ना। चेक करिए, इक्वेशन लिख के क्या लिखेंगे? 10 माइनस f मास इनटू एक्सेलरेशन 5/3। तो f का वैल्यू हो गया 10 माइनस 5/3, तो कितना हो जाएगा? 25/3, मतलब 8.33 न्यूटन।
8 पॉइंट, मतलब ये केस पॉसिबल, मतलब ये वाला ब्लॉक सेपरेटली चलेगा, ये वाला ब्लॉक इसको सेपरेटली चला दीजिए। ये 2 kg ब्लॉक बनाएंगे, आगे फोर्स 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 4 न्यूटन, क्योंकि सेपरेटली चल रहा है तो स्लिप कर रहा है, इसका एक्शन निकल गया। अब देखना ये 2 kg वाले पे फोर्स कितना लग रहा था, तो 3 kg वाले ने 2 kg पे फ्रिक्शन कितना लगाया था, पीछे लगाया था ना, तो 2 kg वाला 3 kg वाले पे फोर्स कितना लगाएगा, तो अब आपके पास फिर से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बन गया, 3 kg और 7 kg, और क्योंकि ये सेपरेटली मूव कर रहा था तो इसमें फ्रिक्शन हम लोग कितना लगाए थे, 4, तो इस 2 ब्लॉक के सिस्टम पे अब फोर्स कितना लग रहा है, 4। अब फिर से हम लोग मानेंगे कि मान लिया नीचे वाला दोनों साथ साथ चल रहा है ना, फिर चेक करें साथ साथ चल सकता है कि, बात समझ में आएगी, करके दिखाए, समझ गए पक्का, यस सर। तो इसको करिए और फिर कोई दिक्कत हो तो पूछिए हमसे, ठीक है। तो यही था 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम और फ्रिक्शन का अनन्य ज्ञान जितना आप सीख सकते हैं। थैंक यू, खूब प्रैक्टिस करिए इस पे, बाय बाय।